मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ने का प्रभाव जरा समझिए क्या हो रहा है। 100 रुपए का बंधक के बदले मुझे सिर्फ 60 रुपए ही मिल रहे हैं। पहले 100 रुपए के बंधक के बदले मुझे 80 या 90 रुपए मिल रहे थे। आज के समय में पॉलिसी स्टांस बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। पॉलिसी स्टांस, जैसे आप देखोगे एक्सपर्ट्स न्यूज़पेपर में आएगा, डिबेट चल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जब रिव्यू हुआ तो न्यूट्रल स्टांस रख दिया, न्यूट्रल नहीं रखना चाहिए था। तो एनबीएफसी क्या है देखिए, जो क्या करती है, ऋण प्रदान करना, शेयर, बॉन्ड या प्रतिभूतियों में निवेश करना, इस प्रकार के जो वित्तीय लेन देन के कार्यों में संलग्न होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ने का प्रभाव जरा समझिए क्या हो रहा है। 100 रुपए का बंधक के बदले मुझे सिर्फ 60 रुपए ही मिल रहे हैं। पहले 100 रुपए के बंधक के बदले मुझे 80 या 90 रुपए मिल रहे थे। यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उधार मिलना कम हो जाएगा। कम होगा तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि आप पूरी इकोनॉमी में से लागू करें। आपको ये लगता है कि इस सेक्टर में लोग इन उद्देश्य के लिए बहुत ज्यादा उधार लेकर पैसा खर्च कर रहे हैं, इसे थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं बैंक अपना पैसा कहीं और लगाए, तो उस सेक्टर में आरबीआई क्या कहेगा? बैंक्स को एमआर यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, उधार लेने वाले कम हो जाएंगे या उधार कम जाएगा। तो आपने जहां चाहा वहां धन गया, जहां चाहा वहां धन जाना कम हो गया। यानी कहां कितना धन जाएगा, किस क्षेत्र में वित्त का प्रवाह कितना होगा, इसे आपने किसके माध्यम से प्रभावित कर दिया? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो कि क्या है? क्वालिटेटिव प्रकार का मेजर। जहां आपको लगता है कि उपभोक्ता इन चीजों के लिए बड़ा ऋण ले रहे हैं, इतना सही नहीं है, हमें पैसा कहीं और लगाना है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। एक ग्राहक ऋण विनियमन भी होता है, कंज्यूमर डेट जो है रेगुलेशन। कैसे? वो जो अभी मैं बता रही थी, आप उधार लेने के लिए, आप जो है कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। अच्छा, आज के समय में आप देखोगे अगर 1 लाख का कोई आइटम है, डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट, डाउन पेमेंट मतलब जो एक मुश्त आप भुगतान करते हैं, आप देखोगे 10-20 हजार का भुगतान कर दीजिए, आपको 70-80 हजार, 1 लाख तक की वस्तु मिल जाएगी। आरबीआई क्या कहे बैंक्स को कि आप ग्राहक ऋण को रेगुलेट करेंगे। कैसे? अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें लोग बहुत खर्च रहे हैं, वहां बहुत पैसा जा रहा है, आप क्या करोगे? आप डाउन पेमेंट को बढ़ा दो, ईएमआई को कम कर दो। अब मेरे पास 20 हजार थे, है ना, अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता तो मैं 20 हजार की चीज खरीदती, लेकिन चूंकि ईएमआई का ऑप्शन था, मैं लालच में आकर 80 हजार की चीज खरीद लेती हूँ। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अब आपको 40 हजार तो 80 हजार की वस्तु के लिए डाउन पेमेंट करनी ही पड़ेगी, तो फिर मैं वो 80 हजार वाली नहीं खरीदूंगी। यानी उधार जाना या धन अर्थव्यवस्था में जाना सिर्फ किससे प्रभावित हो गया? जब आपने ग्राहक क्रेडिट को रेगुलेट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम किसके तहत पढ़ते हैं? गुणात्मक उपकरण के तहत पढ़ते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में आप चाहो वैसा प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कम किया तो सारी इकोनॉमी प्रभावित होगी और कुछ बढ़ाया तो भी सारी इकोनॉमी प्रभावित होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एक पेज जो आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा वो और देख लीजिए, घर पर अच्छे से पढ़ लेना। ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। एक तो यहां पर दिया गया है कि एट प्रेजेंट हमारी पॉलिसी रेट्स कितनी है। आगे बदल जाएं प्रीलिम्स से पहले तो एक बार आपको फिर से देख लेनी है। ठीक है, ये देखिए यहां पर दिया गया है सारी पॉलिसी रेट्स कितनी है। ये देखिए आज के समय में पॉलिसी स्टांस बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। पॉलिसी स्टांस, जैसे आप देखोगे एक्सपर्ट्स न्यूज़पेपर में आएगा, डिबेट चल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जब रिव्यू हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब हुआ तो न्यूट्रल स्टांस रख दिया, न्यूट्रल नहीं रखना चाहिए था। थोड़े समय पहले आपने सुना होगा, चर्चा में था विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेशन। यानी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सारी व्यवस्था होती है, जब पॉलिसी रेट सामने आती हैं, तो उसके साथ साथ स्टांस क्या, यानी भविष्य में हम अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कहां लेकर जाना चाहते हैं, इसका इंडिकेशन
आरबीआई के द्वारा या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इसी इंडिकेशन को हम मॉनेटरी स्टांस के नाम से जानते हैं कि भविष्य में हम धन का प्रवाह इकोनॉमी में बढ़ाएंगे, हम तेजी से कम करेंगे धन का प्रवाह, हम धीरे धीरे कम करेंगे, जितना बढ़ाया था सिर्फ उसको कम करेंगे। आखिर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आने वाले समय में दृष्टिकोण क्या रहेगा, इसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस कहा जाता है। और 2 साल से, देखिए कुछ समय पहले ये सारी चीजें छिपी हुई थी, लेकिन अब चूंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं और ये चीजें अत्यधिक चर्चा में आ रही हैं। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते तो आपको पता होता कि हर एक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के साथ चर्चा में आता है कि स्टांस क्या है, न्यूट्रल है या किस प्रकार का है। तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ संभावना है कि सिर्फ टर्म आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। और इनका भाव भी बड़ा सरल है, जैसे अकोमोडेटिव और उदारवादी या डोविश, जिसे नरम कहा जाता है। दोनों शब्दों को ध्यान रखना है, इन दोनों का भाव मोटा मोटा एक ही है। अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति अगर ये कहे कि फ्यूचर को लेकर हमारा पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव या डोविश यानी नरम प्रकार का है, तो इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में धन की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, है ना। यही है ना इसका मतलब, बूस्टिंग मनी सप्लाई टू स्पर ग्रोथ। और इसका मतलब भी यही है, रेट्स को लो रखना ताकि उधार लेने को बढ़ावा दिया जा सके। तो डोविश या फिर अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का मतलब ही होता है विस्तार, है ना। तो इसका अर्थ ये है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसके ऑपोजिट हॉकिश। ये क्या है, जस्ट ऑपोजिट, यानी आने वाले समय में मनी सप्लाई को टाइट किया जाएगा। टाइट सामान्यतः कब किया जाता है, या आप बताओगे कि कोई भी केंद्रीय बैंक या वहां की मौद्रिक जो है नीति समिति अपना पॉलिसी स्टांस हॉकिश कब देगी, यानी हम धन की आपूर्ति को कम कब करेंगे, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति है। और अकोमोडेटिव और डोविश कब होगा, जब मंदी की स्थिति है, रोजगार कम है, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हम ब्याज की दरों को कम करेंगे। ठीक है। अच्छा, हॉकिश का ही एक प्रकार है जिसे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कहा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा हम जो है ब्याज दरों को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ ग्रेजुअली जितना जरूरत पड़ेगी उतना बढ़ाया जा सकता है, एटलीस्ट कट तो नहीं ही किया जाएगा। यानी जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, उतना टाइट अभी हमारा व्यवस्था नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का वैसे अर्थ क्या होता है अभी हमें पता ही नहीं, हम देखेंगे जैसी स्थिति होगी वैसा हम कर लेंगे। तो ना ही तो स्टिमुलेटिंग और ना ही रेस्ट्रेन करने वाला, है ना। तो अभी हमारा पॉलिसी स्टांस क्या चल रहा है देखना, इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू आए तो देखना, या पिछला देखना। अभी तक हमारा क्या है, स्टांस न्यूट्रल है। हम देखेंगे जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा हम करेंगे। और इससे पहले जो हमारा पॉलिसी स्टांस था वो क्या था, विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब क्या है, विस्तारवादी। विड्रॉल यानी आपने पहले अकोमोडेटिव पॉलिसी अपनाई थी, यानी ब्याज दरों को काफी कम किया था, तरलता बढ़ गई, जितना आपने बिखेरा है उसे अब आप समेट रहे हैं, वापस खींच रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेटिव। जब से हमारे यहाँ ब्याज दरें कम होना शुरू हुई हैं, रेपो रेट इत्यादि, है ना, पिछले साल फरवरी के आसपास से, तब से हमारा पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल हो गया। उससे पहले विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेटिव था। तो दिया हुआ है, सिर्फ इनका मोटा मोटा भाव समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिटेल में आपसे कोई प्रश्न अभी यहां से पूछा जाएगा। चूंकि ये चर्चा में रहा तो मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम मेन न्यूज आर्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो सिर्फ मनी एंड बैंकिंग का ओवरव्यू था, क्लियर है। चलिए, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप मुझे बताएंगे कि एसडीएफ के तहत बिना किसी बंधक के आरबीआई बैंक से उनका पैसा प्राप्त करता है, क्या ये सही है? सही है। चलिए, एमएसएफ पॉलिसी कॉरिडोर में सबसे ऊपर होता है, नीचे कैसे होगा? जो सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे कौन होगा? एसडीएफ, या पहले क्या था, रिवर्स रेपो रेट। WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या है? वह दर जिस पर अल्पकाल के लिए बैंक या प्राइमरी डीलर इत्यादि एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसे WACR कहा जाता है। रेपो रेट आरबीआई का ऑपरेशनल टारगेट है? नहीं, क्या है? WACR। ठीक है, चलिए अब फटाफट ये आर्टिकल देखिए। मैं कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेती हूँ, ये आर्टिकल देखिए फिर हम बात करते हैं।
ये तो पता होगा कि आरबीआई द्वारा समय समय पर सरकार को सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है, अधिशेष अंतरण जिसे हिंदी में कहा जाता है। चलिए मैं इसकी बात करूं उससे पहले वो लोग जो इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, आरबीआई द्वारा सरकार को जो सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है वो जो है राजस्व खाते में जाता है या पूंजी खाते में? राजस्व खाते में या पूंजी खाते में? राजस्व खाते में। राजस्व खाते में टैक्स, कर प्रकार की राजस्व प्राप्तियां या गैर कर प्रकार की राजस्व प्राप्तियां? गैर कर, क्योंकि ये टैक्स नहीं है बल्कि जो है आरबीआई द्वारा अपना सरप्लस ट्रांसफर किया गया है। और चूंकि इस सरप्लस के बदले में ना ही तो आरबीआई ये कहता कि आप अपनी कोई असेट मुझे दीजिए सरकार को, है ना, और ना ही ये कहता कि भविष्य में मैंने आज दे दिया आप मुझे वापस चुका देना। चूंकि ना कोई असेट कम होती सरकार की, ना कोई लाइबिलिटी बढ़ती, इसलिए इसे हम किस में पढ़ते हैं? रिवेन्यू अकाउंट में पढ़ते हैं। और रिवेन्यू में भी चूंकि ये टैक्स नहीं है बल्कि क्या है? गैर कर प्रकार की रिवेन्यू प्राप्ति, इसलिए राजस्व खाते में भी आरबीआई या सरकार के किसी भी अन्य पीएसयू द्वारा सरकार को जो ट्रांसफर किया जाता है, अगर उनको कोई लाभ हुआ तो उसे हम किस में रखते हैं? गैर कर राजस्व प्राप्ति। ठीक है, चलिए चर्चा में रहने का सिंपल सा कारण है 2.69 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया गया है ना। और ये जो हस्तांतरण है ये किसके आधार पर होता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क संक्षिप्त बैकग्राउंड में बता देती हूं। 2018-19 से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बहुत सारे मामलों के चलते तनातनी की स्थिति रहती। उसमें से एक कारण क्या था? सरप्लस ट्रांसफर। सरकार बार बार आरबीआई को कहती कि आप अपना सरप्लस हमें ट्रांसफर कीजिए। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर करने को तैयार नहीं था। आरबीआई का कहना था कि बहुत प्रकार के जोखिम है, उसके लिए हमारे पास अच्छा खासा कैपिटल बफर होना चाहिए। फाइनली विबन जालाना समिति आती है, उस समिति के द्वारा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क दिया जाता है। ये फ्रेमवर्क ये बताता है कि आरबीआई को कितने संसाधन अपने पास मेंटेन रखने चाहिए और उसके अलावा जो है वो सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए। उसी फ्रेमवर्क को जो विमल जालाना समिति के द्वारा दिया जाता है उसे हम इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, या जिसे हम हिंदी में आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब 2-3 बातें हैं। एक तो इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी किस किस उद्देश्य हेतु आरबीआई को कितना अपने पास रखना है और कितना ट्रांसफर करना है। दूसरा, आरबीआई ट्रांसफर करता है क्यों? क्योंकि आरबीआई को आय प्राप्त होती है, लाभ होता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आखिर आरबीआई को लाभ कहां से होता है? आरबीआई की आय के प्रमुख स्रोत क्या है? क्या क्या है? दिया गया है एक एक बात, सिर्फ इसे अंडरलाइन करेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या क्या है? सबसे पहले आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां रखता है अपने पास। सरकार अपनी सिक्योरिटीज पर ब्याज देती, जिसे हम कूपन कहते हैं, है ना। वो ब्याज आरबीआई को भी मिलता है, आरबीआई की आय हो गई, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई अभी हमने देखा था लेफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके तहत क्या? रेपो रेट, है ना, एसडीएफ रेट है, एमएसएफ है। एमएसएफ और रेपो रेट पर क्या करता है? बैंक को उधार देता है, यानी वहां से ब्याज मिलेगा। एसडीएफ पर देना पड़ेगा। काट पीट लो, जो आपके पास नेट बच रहा है वो आपका क्या है? लाभ है, क्योंकि आपने कुछ भुगतान भी किया और आपको कुछ मिला भी। सामान्यतः आरबीआई को मिलता अधिक है, सामान्यतः। तो यानी लेफ के तहत जो फैसिलिटी थी उससे भी आरबीआई को बैंक से जो ब्याज मिला वो क्या हो गया? आरबीआई की आय। तो आरबीआई क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है, उस पर भी मिलता है आरबीआई को कूपन, है ना, इंटरेस्ट। दूसरा, आरबीआई द्वारा बैंक्स को जब आवश्यकता पड़े तो रेपो रेट, एमएसएफ इत्यादि पर जो उधार दिया जाता है वहां से भी आरबीआई को ब्याज मिलता है। ये ब्याज भी क्या है? आरबीआई की आय है। आरबीआई ने जो भुगतान किया रिवर्स रेपो या एसडीएफ के तहत उसे घटा दो, जो प्राप्त बचा, जो नेट बचा वो क्या है? ब्याज, जो लेफ फैसिलिटी के तहत मिल रहा है। इसके अलावा सीनियोरेज का नाम सुना है क्या? आरबीआई मुद्रा वितरण में डाल रहा है।
प्रिंटिंग का जो कॉस्ट और उसकी जो फेस वैल्यू है उसके बीच का जो अंतर है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सिन्योरिस के नाम से जानते हैं। इसे भी आरबीआई का लाभ माना जाता है। और इसके अलावा आरबीआई आपको पता है विदेशी मुद्राएं भी अपने पास रखता है या फॉरेन करेंसी असेट अपने पास रखता है। आरबीआई आप देखोगे बहुत सारी जो है देशों की और प्रमुखता आप देखोगे कि जो यूएस इत्यादि है उनकी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है, वहां की प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां उनमें भी इन्वेस्ट करता है, वहां से भी ब्याज इत्यादि किसको मिलता है? आरबीआई को मिलता है। तो ये सारा क्या है? ये है आरबीआई की आय। अब अगर इन सारे स्रोतों से प्राप्त आरबीआई की आय अधिक है किसकी तुलना में? खर्च की तुलना में, तो वो क्या है? आरबीआई का लाभ। अब इस लाभ को जो है शेयर करने की बात है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जिसके संदर्भ में मैंने बताया कि 18-19 तक आरबीआई और सरकार के बीच काफी तनातनी की स्थिति रहती है। फाइनली इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को अपनाया जाता है जिसके तहत ये निर्धारित होता है कि आरबीआई कितना अपने पास रखेगा और कितना ऐसा सरप्लस होगा जो सरकार को ट्रांसफर कर देगा। सबसे पहले ये जो कैपिटल फ्रेमवर्क है इसकी व्यवस्था कौन से एक्ट में है या किस एक्ट में सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हाँ बेसिकली आपको इतना अपने पास रखना है और बाकी सरप्लस ट्रांसफर कर देना है। तो आरबीआई की मूल फंक्शन से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन से एक्ट में होनी चाहिए? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अब आगे सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि आखिर ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क हमें क्या बताता है। ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहता है कि जो है आरबीआई अपने अकाउंट्स दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो रियलाइज्ड इक्विटी है और दूसरा क्या है? रिवैल्यूएशन बैलेंस। रियलाइज्ड इक्विटी क्या है? देखिए आरबीआई बहुत सारे अपने जो है क्या बना के रखता है? फंड बना के रखता है। जैसे आप देखोगे इसमें आकस्मिक निधि है, कोई भी आकस्मिक खर्चा आ जाए आरबीआई को वहां से करना पड़ेगा। अच्छा, आरबीआई क्या असेट डेवलप नहीं करता? आरबीआई को काम करना है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, सॉफ्टवेयर इत्यादि डेवलप करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। उनके लिए जो खर्च होगा वो कहां से होगा? एडीएफ असेट डेवलपमेंट फंड से होगा। अच्छा, आरबीआई अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आरबीआई को कंटिंजेंट रिस्क बफर भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आरबीआई इकोनॉमी में जो है आप देखोगे स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। अगर कोई बाजार जोखिम है, कोई परिचालन संबंधी कोई जोखिम आ गया, कोई क्रेडिट संबंधी कोई जोखिम आ गया तो आरबीआई के पास कुछ बफर तो होना चाहिए, है ना? तो इन सारी आवश्यकताओं के लिए आरबीआई को जितना पैसा चाहिए, क्या कहा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ने? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ने कहा कि ये आरबीआई की बैलेंस शीट के 5.5 से 6.5% के बीच हो सकता है। बैलेंस शीट का इतना प्रतिशत आप इन सारे उद्देश्यों के लिए रख सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके पास है वो आप कहां दे दीजिए? सरकार को सरप्लस के तौर पर दे सकते हैं। रेंज दे दी आपको, आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। 5.5%, 6.5, आखिर कितना अपने पास रखना चाहोगे इन सारे उद्देश्यों के लिए और बाकी बचा हुआ किसे दे देंगे? सरकार को दे देंगे। आरबीआई का एक और अकाउंट होता है जिसे हम पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन बैलेंस कहते हैं। इसमें क्या है? इस अकाउंट में जो चीजें हैं वही खुद वैल्यू में बढ़ती या घटती रहती है। आरबीआई के पास सोना है, गोल्ड प्राइस बढ़ता है या घटता है। अच्छा, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा है, एक्सचेंज रेट बदलती रहती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें आपको कुछ मिला नहीं, अनरियलाइज्ड गेन है, मतलब सिर्फ चीजें वैल्यू कम हो रही हैं या बढ़ रही है। उसे हम किसके तहत रखते हैं? रिवैल्यूएशन। जैसे विनिमय दर है, गोल्ड है ना? इन सारी चीजों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसके लिए आपका दूसरा अकाउंट है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रिवैल्यूएशन बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो क्लियरली कहा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ने कि आरबीआई अपनी बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% तक रख सकता है। उसके अलावा जो भी है वो सरकार को सरप्लस के तौर पर ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद आप देखोगे साल दर साल काफी अच्छी अमाउंट है जो आरबीआई के द्वारा सरकार को सरप्लस के तौर पर ट्रांसफर की जा रही है। इस पूरे आर्टिकल में 4-5 बातें अंडरलाइन कर लेनी है। सबसे पहला क्या है? ट्रांसफर किया गया अमाउंट आधारित प्रश्न सामान्यतः यूपीएससी नहीं पूछती है, फिर भी रफ डेटा 2.7 लाख करोड़ के आसपास आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, ये होता किसके आधार पर है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क।
अच्छा, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। कमेटी कौन सी थी? विमल जालाना कमेटी। अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है ये किस एक मेजर फ्रेमवर्क का हिस्सा है? तो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था। इस फ्रेमवर्क के तहत हम एक और फ्रेमवर्क डालते हैं जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या करता है? जो मेन फ्रेमवर्क है, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी जो है एंटिटी है, उसमें जोखिम कितना है, जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, उसकी बात कौन करता है? एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 2012, जिसका अंग क्या है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जिसको हमने अपनाया विमल जालाना समिति की अनुशंसा के आधार पर। और बैंक या आरबीआई अपना सरप्लस ट्रांसफर करेगा, ये सारी व्यवस्था किस एक्ट में है? आरबीआई एक्ट 1934। और उसके बाद सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रियलाइज्ड एक्टिविटी जो है इक्विटी क्या है और रिवैल्यूएशन बैलेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसको लेकर लिमिट दी है कि इन सारे उद्देश्यों के लिए आप अपनी बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% के बीच जो भी आपको कंफर्टेबल लगे अपने पास रखकर जो भी सरप्लस है वो किसे ट्रांसफर कर दोगे। हाँ, और ये भी ध्यान में रखना है कि आखिर बेसिक है, ये बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आखिर आरबीआई को आय होती कहां से है। तो कहां कहां से होती है फटाफट बताएंगे। एक एक चीज, सरकारी प्रतिभूतियां होल्ड करता है आरबीआई, मिलेगी वहां से कुछ इनकम। ठीक है, इसके अलावा लेफ है ना, वहां से कुछ ब्याज मिलेगा। फॉरेन करेंसी असेट्स रखते हैं, वहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा छपाई और उसके फेस वैल्यू के बीच का अंतर, मोटा मोटा ये सारे फैक्टर हैं जो आरबीआई को आय प्रदान करते हैं। कुछ खर्च भी होता है और कुछ आरबीआई को प्राप्त भी होता है। अगर खर्च की तुलना में जो प्राप्ति है वो सरप्लस है तो वो लाभ का कारण बनती है, और अगर लाभ है बढ़ता जा रहा है, आपकी रियलाइज्ड जो इक्विटी है वो कितनी होनी चाहिए? बैलेंस शीट के 5.5 से 6.5% के बीच। उसके बियॉन्ड है आप क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जी। अस्थि मतलब असेट डेवलपमेंट फंड। देखिए आरबीआई अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अपने पास फंड बनाकर रखता है। असेट भी तो डेवलप करेगा आरबीआई। आरबीआई के साथ बहुत सारी और जो है सब्सिडरीज काम कर रही हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीआई को अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने कार्य के लिए डेवलप करना है ना, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेवल पर कुछ भी करना है तो आरबीआई को खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आवश्यकताओं हेतु यानी डेवलपमेंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई जो फंड बनाता है उसे असेट डेवलपमेंट फंड या अस्थि विकास फंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, जो बातें बताई हैं वो ध्यान होनी चाहिए। मैं बीच में कभी भी कुछ भी पूछ लूंगी, अभी इसलिए नहीं पूछा कि जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए विदेशी मुद्रा भंडार कितना है हमारा? विदेशी मुद्रा भंडार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक भी सोना काफी खरीद रहे हैं। कुछ समय पहले न्यूज में आया चीन का केंद्रीय बैंक, अच्छा आपने आरबीआई के संदर्भ में भी सुना होगा कि आरबीआई ने सोने की खरीद बढ़ा दी है ना। तो चलिए कितना है फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व? 670 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द। वो थोड़ा ऊपर नीचे 700 तक भी जा चुका है पहले वाले साल में। 670 बिलियन डॉलर के आसपास, 650 से मोटा मोटा 700 बिलियन डॉलर के आसपास घूम रहा है। अच्छा, 1991 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस रहे तब हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना हो गया था? 1 बिलियन डॉलर तक गिर गया था। अब कितना हो गया? 670 या 650 से 700 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी वृद्ध स्तर पर भारत का फॉरेक्स बढ़ा है। लेकिन अभी फॉरेक्स क्यों चर्चा में है? क्योंकि फॉरेक्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? विदेशी मुद्रा भंडार हम किस किस रूप में बनाते हैं, क्या क्या घटक हैं, कोई बताएगा? गोल्ड, सबसे बड़ा घटक क्या है? एफसीए, फॉरेन करेंसी असेट। आज भी सोने की हिस्सेदारी बढ़ गई है, फिर भी जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण का डायग्राम दिखाऊंगी। आज भी सबसे बड़ा घटक क्या है? फॉरेन करेंसी असेट। इसके बाद क्या है? गोल्ड, और इसके बाद एसडीआर और आरटीपी, रिजर्व ट्रांच पोजीशन।
देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि PT 365 को सही से समझने के लिए बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने बोल दिया रिजर्व ट्रांच पोजीशन, स्पेशल ड्राइंग राइट, समझ ही नहीं आया, चलिए थोड़ा सा मैं बता दूंगी, लेकिन उसके बाद मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ये सारे हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, फॉरेक्स। अच्छा, फॉरेन करेंसी असेट का अर्थ क्या लेते हो आप? हमने सिर्फ मुद्रा रखी हुई है, या अगर फॉरेन करेंसी असेट लाइक मान लीजिए कोई बॉन्ड है, फॉरेन बॉन्ड है, डॉलर में यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड है, अगर उसमें भी हमने निवेश किया हुआ है तो वो भी क्या है, फॉरेन करेंसी असेट है। तो फॉरेन करेंसी असेट का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है उसमें सिर्फ विदेशी मुद्रा रखी हुई है। विदेशी मुद्रा में जो डिनोमिनेटेड है ऐसी अगर हमारे पास या आरबीआई के पास सिक्योरिटीज हैं, वो भी किसका हिस्सा बनती हैं, फॉरेन करेंसी असेट का हिस्सा बनती है। और सामान्यतः अगर आरबीआई खरीदता है तो जो आम समझ है वो क्या है कि दूसरे किसी देश की, यानी वहां की भी जो संप्रभु सिक्योरिटीज हैं उन्हीं को खरीदा जाता होगा, ना कि निजी क्षेत्र की सिक्योरिटी की। कोई कंपनी उधार ले रही तो उसकी सिक्योरिटी आरबीआई खरीद कर फॉरेक्स में रख देगा। अच्छा, ये भी नहीं समझना, देखिए हम चीजों को सैद्धांतिक तौर पर पढ़ते हैं लेकिन व्यवहारिक तौर पर चीजों में काफी अंतर होता है। ये भी नहीं समझना है कि सब एक डब्बा आरबीआई ने साइड में रखा हुआ है उसी में रखा है, नहीं। बहुत सारी हमारी फॉरेन करेंसी ऐसी भी है जो आरबीआई के बिहाफ पर बाहर किसी दूसरे देश के बैंक में डिपॉजिट है, लेकिन हाँ मोटा मोटा उन पर अगर ओनरशिप हमारी है तो वो किसके तहत आ रहा है, फॉरेक्स के तहत। यानी अगर आरबीआई की ओनरशिप है तो किसके तहत आ रहा है, वो फॉरेक्स के तहत कवर होता है। तो फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी असेट जिसमें अगर किसी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड हमने बॉन्ड, सिक्योरिटी इत्यादि में इन्वेस्ट किया है या केवल मुद्रा है वो भी शामिल है, साथ ही गोल्ड भी शामिल है, एसडीआर और रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी उसमें शामिल होता है। चलिए सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि एसडीआर क्या होता है और रिजर्व ट्रांच पोजीशन क्या होता है। एसडीआर क्या है? आईएमएफ की क्या है, रिजर्व करेंसी कहा जाता है। ये एक्चुअल में कोई करेंसी नहीं है, ये रिजर्व करेंसी है जिसे स्वीकार किया गया 1969 में। अब ये कोई करेंसी भी नहीं है फिर भी ये करेंसी का काम कर पा रही है, कैसे? कुछ नहीं, मैं आपके अकाउंट में कुछ चीज ट्रांसफर कर दूं और आप विश्वास इसलिए कर रहे हो, यहां पर अगर मैं आईएमएफ हूं, आप सब मेरे सदस्य कंट्रीज हैं, आईएमएफ के पास संसाधन है। आपने सुना होगा कि जो भी मेंबर कंट्री आईएमएफ में शामिल होना चाहता है उसकी इकोनॉमी की पोजीशन देख के कि खुलापन कितना है, अर्थव्यवस्था कैसी है ना, व्यापार के मामले में क्या स्थिति, उसे कोटा दिया जाता है। उस कोटे के बराबर संसाधन अगर मुझे आईएमएफ का सदस्य बनना है तो मुझे आईएमएफ को देने पड़ेंगे। तो आईएमएफ के पास अच्छे खासे संसाधन भी होते हैं। दूसरा, आईएमएफ के बहुत सारे सदस्य राष्ट्र भी हैं तो आईएमएफ पर उनका विश्वास रहता है। तो मैं कोई करेंसी आपको स्पेसिफिकली ना दूं लेकिन सिर्फ आपके अकाउंट में एक यूनिट ट्रांसफर कर दूं। अब कोई दूसरा आपको पैसे चाहिए थे विदेशी मुद्रा, क्योंकि आप बीओपी क्राइसिस इत्यादि की स्थिति में थे या आपके पास उतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी कि आप अपनी आयात आवश्यकता को पूरा कर पाए। मैंने आपको कोई डॉलर कुछ नहीं दिया, सिर्फ मेरी जो एसडीआर जो एक यूनिट ऑफ अकाउंट है सिर्फ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। दूसरा जो है आपसे इसे स्वीकार कर लेगा। मान लीजिए आप इनसे कुछ खरीदना चाहते हो, इनको भुगतान कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये करेंसी या ये जो यूनिट ऑफ अकाउंट है ये किसकी है, आईएमएफ की है। इसे आगे भी अगर ये चाहे तो मेरे साथ कोई लेन देन करना चाहती हैं उसमें इस यूनिट ऑफ अकाउंट को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एसडीआर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्ड करेंसी हैं जो ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल होती हैं वो सीमित है। अगर कोई भी राष्ट्र बीओपी क्राइसिस में है तो आईएमएफ कैसे मदद करेगा, सिंपली यूनिट ऑफ अकाउंट उसे दे दी जाए, उनका इस्तेमाल वो लेन देन में कर सकता है, बीओपी क्राइसिस की स्थिति से वो बाहर आ सकता है। अब आईएमएफ क्या करता है, जब से बना उसके बाद अलग अलग समय अंतराल में, ये जब आप आईएमएफ पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका जितना कोटा है, जैसे मान लीजिए कोटा में आपकी हिस्सेदारी है 15%, मेरी है 3% के आसपास, टोटल अगर 100 एसडीआर आईएमएफ को फ्री में बांटनी है तो 15 इनको मिल जाएंगी। मेरा कोटा है कितना, 3 मुझे, जिसका जितना कोटा उतनी एसडीआर उनको मिल जाएंगी। क्यों मिलती हैं? ताकि सदस्य राष्ट्रों के बीच लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए। तो समय समय पर आईएमएफ के द्वारा सदस्य राष्ट्रों के बीच एसडीआर को बांटा जाता है ना, उनके बदले में आईएमएफ उनसे कोई भुगतान नहीं लेता। तो एक तो हो गई ये एसडीआर।
दूसरा, ये रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी आईएमएफ से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सामान्यतः बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये दोनों एक ही बात है या कुछ अलग अलग बात है। एसडीआर तो क्या है, आईएमएफ ने अपनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट करेंसी बना दी, ट्रांसफर कर देता है सदस्यों को। क्लियर है, आपस में सदस्य राष्ट्र है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेन देन में एक दूसरे के साथ। चाहे तो वो आईएमएफ से भी बहुत प्रकार के लेन देन करते हैं, तो आईएमएफ को भी वो एसडीआर वापस दे सकते हैं। क्लियर हुआ। अब मैंने कहा आपको आईएमएफ का मेंबर बनना है, तो कुछ आधार होते हैं जिसपे देखा जाता है कि आपका कोटा कितना होगा। आपके कोटे के बराबर संसाधन आपको देने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने जो संसाधन दिए उसे हम कितना प्रतिशत मान लेते हैं, टोटल 100%। आप ही ने आईएमएफ को दिए हुए हैं आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका कोटा है, उतने संसाधन आपको आईएमएफ को देने पड़ेंगे अगर आईएमएफ का सदस्य आपको बनना है। ये संसाधन आप देखोगे अगर भारत को आईएमएफ को देने हैं अपने कोटा के सापेक्ष, तो भारत कैसे देगा? एक तो विदेशी मुद्रा। कौन सी विदेशी मुद्रा? जो अत्यधिक स्वीकार है। डॉलर लिया जा सकता है, पाउंड स्टर्लिंग लिया जा सकता है, येन ली जा सकती है ना, यूरो लिया जा सकता है, या फिर एसडीआर। इस रूप में आप आईएमएफ को दोगे और एक निर्धारित प्रतिशत आप अपनी घरेलू करेंसी के तौर पर भी दे सकते हो। मैंने आईएमएफ को संसाधन दिए। अब आईएमएफ कहता है कि इन संसाधनों का एक निर्धारित प्रतिशत जब आपको आवश्यकता पड़े आप मुझसे ले सकते हो, और ये देने के लिए मैं आप पर कोई खास शर्त आरोपित नहीं करूंगा, ना ही आपको किसी विशेष ब्याज इत्यादि का भुगतान करना पड़ेगा। आपने मेरे पास रखे हैं, आपने मुझे दिए हैं, इनका कहा जाता है लगभग 25%। आप जब भी चाहो बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म कंडीशन के मुझसे ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, यानी रेडिली यूज के लिए रखे हैं। आप जब चाहो इनको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हमारे फॉरेक्स में एसडीआर हैं तो वो एसडीआर हैं जिन्हें आईएमएफ ने टाइम टू टाइम मेंबर कंट्रीज को एलोकेट किया है, जिसमें से हम भी एक है। और दूसरा, रिजर्व ट्रांच पोजीशन, मेरा जितना कोटा है उसके सापेक्ष मुझे आईएमएफ में संसाधन देने पड़ते हैं, और उस संसाधनों के एक निर्धारित प्रतिशत को जब आपको जरूरत पड़े बिना किसी टर्म कंडीशन के, अगर उसके बियॉन्ड आप जाते हो तो आईएमएफ आपसे इंटरेस्ट भी लेगा, आप पर शर्त भी आरोपित करेगा, लेकिन जितना है इतने निर्धारित प्रतिशत तक आप बिना किसी शर्त के मुझसे अपना पैसा लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे भी, चूंकि ये है तो नहीं हमारे पास, दिया तो हमने आईएमएफ को है क्योंकि हमारी कोटा रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये रेडिली अवेलेबल है यूज के लिए, यानी जब चाहो आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए इसे भी फॉरेन करेंसी जो हमारा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका हिस्सा माना जाता है। तो इन दोनों को इकोनॉमिक सर्वे में एक ही कलर से इंडिकेट किया गया है, लगभग लगभग दोनों का हिस्सेदारी, लेकिन पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये दोनों आते हैं। ये है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। अब करंट अफेयर क्यों चर्चा में है? क्योंकि आरबीआई ने काफी सोना खरीदा और सोना जो है हमारे फॉरेक्स में बढ़ गया है। एक दशक पहले जहां हमारा फॉरेक्स अगर हम 100% माने तो 7% हिस्सेदारी किसकी थी? सोने की थी। अब बढ़कर लगभग कितनी होगी? कहीं लिखा हुआ है 15% के आसपास। और टोटल अगर वैल्यू की बात की जाए, ये तो हमने कहा कि ठीक है 100 के बराबर संसाधन है तो 15% कितना क्या है? उसमें सोना है। अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये वैल्यू $100 बिलियन से अधिक हो गई है, यानी एग्जैक्टली 102.3, लेकिन इतना एग्जैक्टली कभी याद करना नहीं है। रफली $100 बिलियन से अधिक अब हमारे फॉरेक्स में क्या हो गया है? सोना हो गया है। ठीक है, तो जो 3-4 बातें अभी तक हमने देखी क्या है? हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं? फॉरेन करेंसी एसेट, सोना, एसडीआर और रिजर्व ट्रांच पोजीशन। क्लियर? दूसरा, अभी भी सबसे बड़ा घटक कौन सा है? फॉरेन करेंसी एसेट। लेकिन हां, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में सोना जो है प्रतिशत के तौर पर उभरा है, लेकिन अभी भी प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय स्थान पर ही आता है ना। लेकिन वैसे सोने की वैल्यू हमारे फॉरेक्स में बढ़कर कितनी हो गई है? $100 बिलियन से थोड़ी ज्यादा, और प्रतिशत हिस्सेदारी हम कहें तो कितनी हो गई है? लगभग 15%। क्लियर है? चलिए अब अप्लाइड क्वेश्चन पढ़िए आगे। क्यों बढ़ रहा है सोने का ये भंडार? क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं?
सेंट्रल बैंक, सबसे बेसिक बात यहां पर लिखा हुआ है, उसे पढ़े या ना पढ़े, सबसे जरूरी बात क्या है, सेंट्रल बैंक सुरक्षित चीजों को अपने फोरेक्स में रखना चाहते हैं। जब डॉलर कमजोर होगा या डॉलर पर विश्वास कम होगा तो इसके विकल्प के तौर पर जो मूल्यवान धातु है उसमें क्या है, सोना, सोने की वरीयता बढ़ेगी। अब बताने की आवश्यकता नहीं कि जब से ट्रंप प्रशासन में आए हैं, एक के बाद एक जो उनकी टैरिफ नीतियां हैं या फिर ग्रीनलैंड आइसलैंड को लेकर जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं या जो इधर उधर की बातें हैं, वेनेजुएला को लेकर जो हुआ, ये सब कारण है ना, जिसके चलते डॉलर की वैल्यू कम हुई है या डॉलर में कहूं अस्थिर हो गया है, उस पर विश्वास कम हुआ है। तो अगर डॉलर नहीं, क्योंकि फॉरेन करेंसी एसेट में भी डॉलर प्रमुख है ना, सारी ही विदेशी मुद्राएं थोड़ा सा डावाडोल स्थिति में है जो प्रमुख है, तो फिर आपके पास अच्छा विकल्प क्या है, आप सोना खरीदे, क्योंकि उसकी वैल्यू तुलनात्मक रूप से स्टेबल रहती है। ये कारण है ना। साथ ही ये भी देखा गया कि फॉरेन करेंसी असेट्स पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ गई थी। अब भी सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, फॉरेन करेंसी असेट। तो हमें अपने फॉरेक्स को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम सोना खरीदें या अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को बढ़ाएं। अच्छा, सोने की और विशेषताएं हैं। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्राओं की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन सोने पर ऐसा कोई प्रभाव इन्फ्लेशन का नहीं पड़ता। तो चाहे मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचना हो, चाहे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जो है कुछ सुरक्षित तरह की असेट्स को बढ़ाना हो या फिर उसमें विविधता लानी हो, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय में केंद्रीय बैंकों के द्वारा किसकी खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सोने की खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसा ही भारत के केंद्रीय बैंक या आरबीआई के द्वारा भी किया गया। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे ये जो विदेशी मुद्राएं हैं ये लिक्विड होती हैं। लिक्विड होने का मतलब क्या, आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। सोना उतना लिक्विड नहीं है, पहले आपको इसे किसी मुद्रा में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही मान लीजिए मैंने कोई भी विदेशी मुद्रा असेट जिसमें मैं मान लेती हूँ किसी दूसरी सरकार की किसी सिक्योरिटी में निवेश किया हुआ, उस पर मुझे ब्याज मिलेगा? सोना रखने पर मुझे कोई ब्याज देगा? उत्तर है नहीं। यानी अगर आप विदेशी मुद्रा असेट रख रहे थे तो उन पर आपको कुछ इंटरेस्ट इत्यादि मिलने की संभावना थी, वो इंटरेस्ट या रिटर्न आपको सोने पर नहीं मिलेगा। प्लस सोने को सुरक्षित रखना भी जरूरी है ना। यही आगे बताया है कि इसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। भंडारण, बीमा, परिवहन लागत इत्यादि पर भी हमें खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स की तुलना में ये जो पॉइंट्स हैं ये ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी करंट ट्रेंड और कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जोड़कर प्रश्न पूछ सकता है। सिंपल हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट दे दें कि हाल फिलहाल में ये देखा गया कि विश्व के केंद्रीय बैंकों के द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को वरीयता दी गई है ना। तो इसके पीछे संभावित कारक, तो आपको 2-3 प्रकार की स्टेटमेंट दे दी जाए। कहे कि डॉलर की विश्वसनीयता बढ़ना, सही है? नहीं, जब कम होगी तब अल्टरनेट की मांग बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं ना। एक ऑप्शन ये दे कि ये इन्फ्लेशन के सापेक्ष हेज करता है, ये आपको सुरक्षा देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। ये तुलनात्मक रूप से एक विश्वसनीय जो है ऑप्शन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ते हैं तो संभावना बनती है कि राष्ट्रों के द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में है ना फॉरेन करेंसी असेट्स को बढ़ाया जाए। सही है? नहीं, जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, अनस्टेबिलिटी होगी तब सुरक्षित विकल्पों की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, चाहे उसमें आपका केंद्रीय बैंक हो या आम निवेशक हो। तो वो विदेशी मुद्रा असेट्स के स्थान पर किसको वरीयता देते हैं? धातुओं को वरीयता देते हैं। क्लियर है? तो यही सारी चीजें हैं जो इस आर्टिकल में लिखी गई है। किसका आना? हाँ, तो किस सापेक्ष में ये? हाँ, डी डॉलराइजेशन। उसको आप लिखोगे कैसे? जैसे आप मुझे बताइए, जैसे मैंने प्रश्न पूछा कि हाँ, प्रश्न क्या बनाया था मैंने? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। डी डॉलराइजेशन। हाँ, तो ये
एक संभावना के तौर पर दिया जा सकता है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन हम कर रहे हैं। वैसे भारत, देखिए मैं बताऊं, बहुत एक्सप्लिसिटली इस बात को स्वीकार करता नहीं है कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि यूपीएससी के लिए जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उनमें ये लिख दिया जाता है, लेकिन भारत ने कहा है कि हम अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा कहीं भी इंटरेस्ट डॉलर के महत्व को कम करना या डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना नहीं है। तो अगर हम बिल्कुल फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत तो ये बात कभी कहता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर संभावना के तौर पर बात की जाए तो संभावना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ये भी सही माना जा सकता है। बाकी जहां थोड़ा सा ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल होता है, जहां कुछ क्लैरिटी ना हो, सामान्यतः वो प्रश्न के तौर पर पूछा नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर पॉसिबिलिटी है तो ये बात बिल्कुल सही है, डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं हम, विकल्प को बढ़ावा दे रहे हैं, अन्य विकल्पों को, तो बिल्कुल ये हो सकता है ना। लेकिन वो फिर कुछ देशों के संदर्भ में होगा। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि देखा जा रहा है कि आसपास केंद्रीय बैंकों के द्वारा, जिसमें भारत ही नहीं अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी हैं, उनके द्वारा सोने की खरीद को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो डी डॉलराइजेशन है ये अब से 4 साल पहले भी बहुत अधिक चर्चा में था। इवन अब तो तुलनात्मक रूप से कम चर्चा में आ गया है। तो डी डॉलराइजेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले साल भर में कुछ डेवलपमेंट ऐसे रहे जिसके चलते केंद्रीय बैंकों के द्वारा ज्यादा जोर शोर से अपना जो फॉरेक्स है उसमें सोने की खरीद को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखिए, रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन योजना, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना, फटाफट पढ़िए। अब तो नई ओम्बुड्समैन योजना 2026 भी आ गई है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। क्योंकि ये जो पीटी 365 है ये एक जो है नियत समय अवधि तक के ही करंट अफेयर को कवर कर रहा है। अच्छा, पहले आप मुझे बताएंगे कि ओम्बुड्समैन योजना, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना का भाव क्या है, करती क्या है ये स्कीम, किस संदर्भ में शिकायत। आरबीआई बहुत सारी एंटिटीज या इकाइयों को रेगुलेट करता है, जिसमें आपने बैंक का नाम सुना होगा, कुछ एनबीएफसीज भी हैं जिन्हें आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, कुछ बैंक नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे कि पेमेंट की सुविधा हमें देते हैं, उन्हें हम पेमेंट एग्रीगेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपने फोन पे देखा होगा, आपने पेटीएम इत्यादि देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, ये सब क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्या करते हैं, अगर मैं जो है मर्चेंट यानी व्यापारी, आप क्या है उपभोक्ता, आप कुछ खरीद रहे हैं उसके बदले में मुझे भुगतान करना चाहते हैं, तो इन पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से ये भुगतान संभव हो पाता है ना। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जो भुगतान को संभव बनाते हैं। साथ ही कभी पूछा जाए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या होती है, स्पेसिफिकली कंपनी है जो क्रेडिट से जुड़ी हुई जानकारी को एकत्रित करती हैं और जिनको ये जानकारी चाहिए उन तक ये जानकारी पहुंचाती है। जैसे पहले ये अलग अलग स्रोतों से डेटा एकत्रित करती है कि अमुक व्यक्ति के नाम इतना लोन है, यहाँ से इतना चल रहा है, उतना चल रहा है, ये चुका पा रहे या नहीं चुका पा रहे, बीच बीच में डिफॉल्ट करते हैं। अच्छा, आगे मान लीजिए किसी बैंक को कोई उधार देना है और उसे किसी व्यक्ति की या किसी संस्था की क्रेडिट हिस्ट्री देखनी है, तो वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के माध्यम से उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे सिबिल का नाम आपने सुना होगा, क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये पहले क्रेडिट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जुटाती हैं और जिन एंटिटीज को ये सूचना चाहिए उनको ये सूचना प्रदान करती है। तो मोटा मोटा इन सब को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। अब आरबीआई इन एंटिटीज को रेगुलेट करता है, लेकिन जरा सोचिए कोई ग्राहक है जिसे ये इकाइयां, बैंक हो गई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो गई, पेमेंट एग्रीगेटर हो गई, सही से सेवा नहीं दे पा रही, सेवा गुणवत्ता खराब है या सेवा में डिले हो रही है या कहीं भी कोई कमी है, तो ऐसे में आप कहां जाओगे। मान लीजिए आपने बैंक में कंप्लेन की कि मेरे अकाउंट से ऐसे ऐसे पैसे कट गए, मुझे ये सेवा सही से नहीं मिली, कोई कमी है, कोई खराबी है, बैंक में कंप्लेन की, लेकिन एक निर्धारित समय अवधि के बाद भी अगर बैंक आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप किसके पास जाओगे। वही व्यवस्था करती है ओम्बुड्समैन योजना। क्या है कि अगर बैंक आपकी शिकायत का निवारण नहीं कर रहा तो आरबीआई के द्वारा अपने कुछ अधिकारियों को ओम्बुड्समैन के तौर पर नियुक्त किया जाता है। आप वहां जाकर या वहां तक अपनी शिकायत विभिन्न ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से पहुंचा सकते हो। वो आपकी शिकायत पर विचार करेंगे और अगर मामला सही पाया जाता है और ये
आवश्यकता बनती है कि आपको कुछ मुआवजा मिले, तो फिर वो बैंक्स को ये, या जो संस्था जिनको ये रेगुलेट करते हैं, उनको ये आदेश भी दिया जाता है कि आप जिस व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उसके सापेक्ष मुआवजा दीजिए। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? ओम्बुड्समैन के द्वारा। तो इसी उद्देश्य हेतु जो स्कीम लेकर आई गई उसे ओम्बुड्समैन योजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले आप देखोगे अलग अलग थी। बैंक्स के लिए अलग ओम्बुड्समैन योजना थी, बैंक की शिकायतों के लिए। एनबीएफसी के लिए अलग ओम्बुड्समैन योजना थी। अलग अलग प्रकार की लोकपाल या ओम्बुड्समैन योजनाएं चल रही थी। 2021 में आरबीआई के द्वारा सबको इंटीग्रेट कर दिया गया कि जब मेरे ही द्वारा जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनकी सेवा प्रदायगी में कमी या खराबी के चलते कोई शिकायत आ रही है तो एक ही योजना होनी चाहिए बजाय कि अलग अलग के। उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेट कर दिया। अब एनबीएफसी, बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, पेमेंट एग्रीगेटर, सबके खिलाफ जो शिकायत वाली व्यवस्था है वो एक ही ओम्बुड्समैन योजना के तहत कवर होगी, जिसे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब उसमें क्या बदलाव किया गया? सबसे पहली लाइन में यही बताया गया है कि स्कीम के तहत जो एंटिटीज कवर होती थी उसमें 2 और एंटिटीज को शामिल कर लिया गया है। क्या क्या है? केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंक। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी बैंक जो कार्य करते हैं उनकी संरचना पता है? सबसे बेसिक लेवल पर क्या है? पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। बहुत ही बेसिक लेवल पर काम करती है। आप देखोगे आरबीआई इन्हें ज्यादा रेगुलेट नहीं करता। उससे ऊपर वाले लेवल पर कौन काम करती है? इससे ऊपर वाले लेवल पर जिन्हें हम केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर वाले लेवल पर राज्य के स्तर पर कौन काम करती हैं? राज्य सहकारी बैंक। तो अब जिस कारण से ये न्यूज आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो सिंपली यही है कि जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना 2021 है उसके तहत अब किसको भी कवर किया जाएगा? केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को भी कवर किया जाएगा, या वो भी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना 2021 के दायरे में आ जाएंगे। सिंपल इतना सा कारण है जिसके चलते हम ये स्कीम पढ़ रहे हैं। बाकी ये स्कीम एज इट इज लास्ट ईयर भी पीटी 365 में थी और इस बार भी पीटी 365 में दी गई है। नहीं पढ़ा है तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। उद्देश्य मैंने बता दिया क्या है। जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, है ना, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो ग्राहकों को त्वरित किफायती ढंग से समाधान मिल जाए, इसलिए हम क्या लेकर आए? ओम्बुड्समैन योजना लेकर आते हैं। अच्छा, इसके तहत कौन कौन कवर है? ये तथ्यात्मक जानकारी, इस पर ध्यान देंगे। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, और आप देखोगे 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित जो शहरी सहकारी, अनुसूचित और सूचित का अंतर पता है? शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। आरबीआई क्या है? सुना होगा ना, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। धारा 2 के तहत, यानी जो बेसिकली धारा के तहत रहने का मतलब क्या है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आरबीआई आरोपित करता है उन्हें जो मानता है वो क्या है? अनुसूचित। जो नहीं मानता है ना, जो उनके परे है, वो क्या है? गैर अनुसूचित। तो ये कहा गया है कि शहरी सहकारी बैंक अगर 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले हैं, अगर वो गैर अनुसूचित भी हैं, तो भी उन्हें इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना के तहत कवर माना जाएगा। एनबीएफसी, कुछ कैटेगरी की एनबीएफसी को हटा दिया, जैसे कौन कौन सी हैं? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, है ना, इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट वाली जो एनबीएफसीज इत्यादि उनको हटा दिया। उसके अलावा जो एनबीएफसीज हैं उनको भी इसके तहत कवर किया जाएगा। कौन सी एनबीएफसीज? है ना, जमा स्वीकार करती हैं और जो कंज्यूमर इंटरफेस रखती है, यानी ग्राहकों के साथ लेन देन करती है और परिसंपत्ति आकार 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। पेमेंट एग्रीगेटर या पार्टिसिपेंट, कौन सा हमारा एक्ट है जिसके तहत वो लेन देन की सुविधा में भाग लेते हैं? अंडरलाइन कर लेना है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। इसके तहत जिन्हें हम इस कार्य हेतु अनुमति देते हैं उनको भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। अब हर तथ्य याद रख सकते हैं? नहीं। मोटा मोटा कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, शहरी सहकारी बैंक, कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, लेकिन उसके साथ शहरी सहकारी बैंक सूचित भी और अनुसूचित को भी, या जो गैर सूचित है उनको भी कवर किया गया है। नया क्राइटेरिया क्या है? किसको शामिल किया जाएगा? पहले किसको शामिल नहीं किया गया था?
केंद्रीय और राज्य जो सहकारी बैंक है, केंद्रीय का मतलब केंद्र के स्तर पर नहीं होता, जिला के स्तर पर, उसके लिए केंद्रीय टर्म यूज की जाती है, उनको भी कवर किया जाएगा। एनबीएफसी कुछ कैटेगरी को छोड़कर बाकी एनबीएफसी को भी कवर किया जाएगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और जो पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने पेमेंट एग्रीगेटर का एग्जांपल दिया, उनको भी कवर किया जाएगा। पहले ये देखिए सिंपली बताया गया कि अलग अलग स्कीम थी सबके लिए, अब उनको क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब तो 2026 की भी योजना आ चुकी है, थोड़ी दिन पहले आई है, उसमें और क्या कर दिया। पहले क्या था, आप मान लीजिए किसी भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज के खिलाफ कोई कंप्लेन लेकर गए ओम्बुड्समैन के पास, क्या था, मैक्सिमम आपको कितना जो है वहां से कंपनसेशन मिल सकता था। पहला था 20 लाख, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 30 लाख। अगर आपको कोई मानसिक दबाव तनाव सहना पड़ा है, उसके चलते पहले अधिकतम कंपनसेशन कितना था, 1 लाख, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 लाख कर दिया गया। इस प्रकार के कुछ बदलाव है। आई थिंक जो अपडेटेड पीटी 365 आएगा उसमें आ जाएगा, तो हम इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिमिट तो अभी आपको बिल्कुल नहीं याद रखनी है। अब ये 30 लाख हो गया है और ये कितना हो गया है, 3 लाख हो गया है। क्लियर है। तो सिंपली ओम्बुड्समैन योजना क्या है, आरबीआई कुछ एंटिटीज जैसे बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, एनबीएफसी इत्यादि रेगुलेट करता है, व्यवस्था को देखता है। अगर वो ग्राहकों को सही से सेवा नहीं दे रही, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आए और वो कंप्लेन का भी सही से निवारण नहीं करती, ग्राहक असंतुष्ट है, तो ग्राहक किसके पास जा सकता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। वहां जाकर शिकायत कर सकता है, वहां से उसे समाधान मिलेगा। वहां से भी नहीं संतुष्ट है तो उससे ऊपर भी अपीलेट अथॉरिटी होती है जहां वो जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था किसके तहत है, ओम्बुड्समैन योजना के तहत। इन टर्म्स को जो यहां दी गई हैं थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, पहले मेन आर्टिकल कवर कर लेते हैं। एनबीएफसी पढ़िए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कौन होती हैं एनबीएफसीज, एनबीएफसीज कौन है, ये है एनबीएफसीज। पढ़िए पहले, इसके बाद हम देखेंगे कि स्वयं विनियामक संस्थान का मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी संस्थान का मतलब क्या होता है। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कुछ ये वित्त का लेन देन तो करती हैं लेकिन ये बैंक नहीं है, यानी पूरी तरह से बैंक की डेफिनेशन में ये फिट नहीं होती। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एनबीएफसी। यहां पर 3-4 पॉइंट्स में एनबीएफसी के बारे में मूलभूत जानकारी दी गई है कि सबसे पहले एनबीएफसी अपने आप को कैसे रजिस्टर करती है, कंपनी के तौर पर। कंपनी एक्ट 1956 और हमारा नया 2013, उसके तहत अपने आप को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करती है। लेकिन सबसे जरूरी ये है, एनबीएफसी माना किसे जाएगा, जो वित्त लेन देन के कार्यों में लगी होती है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कंपनी अगर कृषि कार्य में लगी हुई है, किसी वस्तु का औद्योगिक उत्पादन करने में लगी हुई है, कोई सेवा उत्पादित करने में लगी हुई है, रियल स्टेट में कुछ बनाने में लगी हुई है, या कुछ व्यापार कर रही है कोई कंपनी, सामान को यहां से वहां पहुंचाया, वहां से वहां पहुंचाया, ऐसा करने वाली कोई भी कंपनी क्या नहीं कहलाएगी, एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। तो एनबीएफसी क्या है, देखिए जो क्या करती है, ऋण प्रदान करना, शेयर, बॉन्ड या प्रतिभूतियों में निवेश करना, इस प्रकार के जो वित्तीय लेन देन के कार्यों में संलग्न होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्योंकि जो मान लीजिए किसी वस्तु को उत्पादन कर रही है, वो तो सिंपल कंपनी होगी ना, वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। जो ट्रेड कर रही है, जो कोई सेवा प्रदान कर रही है ना, सेवा मतलब सेवा इन द सेंस इधर उधर से ट्रेड सेवा, इस प्रकार की सेवाएं दे रही, वो सिंपल कंपनी हो गई, वो एनबीएफसी के लिए क्लासिफाई नहीं होगी। तो चूंकि हम बैंक को तो समझते हैं, लेकिन एनबीएफसी कुछ बैंक जैसा भी है और कुछ बैंक से अलग भी है, इसलिए सामान्यतः ये भ्रम हो जाता है। इसलिए एनबीएफसी की डेफिनेशन क्लियरली पता होनी चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य में कोई लगा हुआ है ना, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। एनबीएफसी है ना, ऋण प्रदान करना, शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियों में निवेश करना, इस प्रकार की सुविधाओं या इस प्रकार के कार्यों में संलग्न होती हैं, इन्हें एनबीएफसी के नाम से जाना जाता है। कभी पूछा जाए क्या एनबीएफसीज पर
बैंक से अधिक सख्त रेगुलेशन लागू होते हैं? उत्तर है नहीं। रेगुलेशन के तहत इन्हें कुछ छूट या रियायत मिलती है, उन पर इतने सख्त रेगुलेशन नहीं होते जितने किस पर होते हैं? बैंक्स पर होते हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ बातें जो बिल्कुल आपने अगर पढ़ा है तो पढ़ी होगी। सबसे पहले एनबीएफसी वित्तीय प्रकार का लेन देन करती हैं, लेकिन क्या अगर मैं किसी एनबीएफसी के पास जाऊं और कहूं कि मेरा मांग डिपॉजिट ले लीजिए, वो लेंगी? उत्तर है नहीं। मांग डिपॉजिट मतलब मैंने डिपॉजिट किया, जब चाहूं आपसे मांग लो। उत्तर है नहीं। आपने ये जरूर सुना होगा एनबीएफसी डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट स्वीकार तो करती है कुछ एनबीएफसी जिनकी अलग से क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन ये डीडी डिमांड डिपॉजिट नहीं बल्कि टर्म डिपॉजिट स्वीकार कर सकती है, और वो भी कुछ एनबीएफसी जिनको ऐसा करने की अनुमति मिली है। मांग जमा मतलब जब मैं चाहूं तब आपको मुझे देना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा कुछ लमसम समय के लिए लमसम अमाउंट आपके पास डिपॉजिट कर दी जाए, जैसे फिक्स डिपॉजिट, है ना। तो सिंपली यहां पर है कि मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। अगर कर भी सकती है तो कौन सा? मांग जमा के अलावा जो अन्य डिपॉजिट है उसे स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन वो भी जिनको अनुमति है वही करेंगी। उनकी अलग कैटेगरी होती है। हर एक एनबीएफसी आपसे जमा स्वीकार नहीं कर सकती। तो अगर कोई स्टेटमेंट बने तो ध्यान देना, अगर ये कहा जाए कि कभी कोई एनबीएफसी किसी भी स्थिति में जमा स्वीकार नहीं कर सकती तो ये सही नहीं है। अगर ये कहा जाए कि मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती तो ये सही है। दूसरा, क्या ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा होती है? नहीं। क्या ये खुद पर ड्रॉ करने वाला या आहरित चेक जारी कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, है ना। ये बहुत मूलभूत सी बातें, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है वो इसलिए चर्चा में नहीं है कि हमें एनबीएफसी के बारे में पढ़ना है। दिया गया था तो हमने पहले देख लिया। चर्चा में इसलिए है, किस लिए है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ? आरबीआई ने एनबीएफसी की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद को किसका दर्जा दिया है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। अब ये जो वित्त उद्योग विकास परिषद है ये क्या है? आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसीज का प्रतिनिधि निकाय। शब्द पर ध्यान दीजिए, ये तो इसका तो नाम याद रख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, वित्त उद्योग विकास परिषद, यानी वित्त उद्योग का विकास करने वाली परिषद, वित्त उद्योग विकास परिषद। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? क्योंकि आगे इसमें सारी बातें मोटा मोटा उसी के बारे में दी गई। सेल्फ रेगुलेटरी क्लास मिलकर अपना एक मॉनिटर बना ले, वही क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी। अगर वो एक संस्था के तौर पर हो तो वो क्या हो जाएगा? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एनबीएफसी है, काम कर रही हैं, अगर वो मिलकर आपसी सहमति से खुद को रेगुलेट करने वाली एक संस्था बना ले, जो उनके लिए जो है आचार संहिता क्या होगी, काम के स्तर क्या होंगे, इन सब चीजों को निर्धारित करे ताकि व्यवस्था सुगम बनी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो एनबीएफसीज ने अपना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या है? नाम क्या है जिसका? वित्त उद्योग विकास परिषद। और आरबीआई ने इसे पंजीकृत भी किया है, जिसके चलते चर्चा में रहा। क्लियर है? अंडरलाइन करेंगे इस बात को। आरबीआई इनको लेकर रूल कहां रखता है? तो आरबीआई ने व्यापक फ्रेमवर्क 2024 दिया है, जिसके तहत सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसी व्यवस्था को क्लियर किया है। अच्छा, अब ये जो एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये लाभ कमाने वाली कंपनी होंगी? उत्तर है नहीं। सबसे पहले अपने आप को किस रूप में रजिस्टर करेंगी? कंपनी। लेकिन धारा 8 काफी फेमस है, किससे जुड़ी हुई है? गैर लाभ के लिए कार्य करने वाली कंपनी, यानी ये अपने आप को नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा क्या एनबीएफसी तो बहुत सारी हैं, एक ही एनबीएफसी के पास जरा सोचिए इस सेल्फ रेगुलेटरी संस्था के बहुत सारे शेयर हों तो ऐसा हो सकता है? व्यवस्था सुचारू चल पाएगी? उत्तर है नहीं। तो सबसे पहले तो कहा गया कि इनके पास पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए और इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए, और किसी भी एकल संस्था के पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती, वरना उस एक संस्था, एक एनबीएफसी का वर्चस्व किस पर बन जाएगा? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन पर बन जाएगा। वो कभी भी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये जो एसआरओ है ये 2 दिशा में काम करेगा, एक तो उनके लिए जिनको ये रेगुलेट कर रहा है, और दूसरा इनसे ऊपर क्या है? आरबीआई।
है ना, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जारी करता है। तो दोनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, यही लिखा गया है। आचार संहिता तैयार करना, अगर एनबीएफसी मेंबर हैं इनके, है ना, उनके बीच अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटान करना, सहायता करनी, ये सब कार्य ये सदस्यों के लिए करेगा। और विनियामक के प्रति क्या होगा, विनियामक जो कहे कि देखिए एनबीएफसीज में आप इन रूल को फॉलो करवाइए, उन रूल्स को फॉलो करवाना, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना। और साथ ही एक तथ्य है, ध्यान देंगे, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इनके जो डायरेक्टर्स होंगे अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो कई बार इस प्रकार की स्टेटमेंट पूछ दी जाती है। अब समझना क्या था और याद क्या रखना था। एसआरओ क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एनबीएफसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसे आरबीआई पंजीकृत करता है, जिसके चलते एसआरओ चर्चा में रहा। नाम क्या है, वित्त उद्योग विकास परिषद। अच्छा, इस प्रकार के जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, किस एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाता है, कंपनी एक्ट धारा 8। धारा 8 में स्पेसिफिकली क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ठीक है। एक नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट भी रखी जाती है और कुछ रूल भी होते हैं कि कुछ ही एनबीएफसीज इन पर अपना ज्यादा कब्जा ना बना पाए। ये जो एनबीएफसीज हैं उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे, इनसे ऊपर जो रेगुलेटरी एंटिटी है उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, और ये सही से काम कर पाए, इंडिपेंडेंस बनी रहे, इसलिए इनका जो निदेशक मंडल है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें अध्यक्ष सहित 1/3 मेंबर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। ये सिंपल सी बात है। यानी 2-3 एक्ट कौन सा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था क्या है, ये 2-3 तथ्य इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये समझने की बात है कि मिलकर आप खुद बनाओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो हमें रेगुलेट करेगा, जिसकी व्यवस्था का हम अनुपालन करेंगे, हम सही से काम करेंगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट ईयर भी पीटी 365 में था, लेकिन तब तक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया नहीं था। बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि एनबीएफसीज अपने लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब फाइनली ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गया।